नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने पालम हवाई अड्डे पर की अगवानी। दोनों नेताओं ने देखा सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के साथ किया डिनर। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार को भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। व्यापार और वाणिज्य के साथ ही रक्षा सहयोग बढ़ाने पर हो सकती है बात। कई समझौतों पर लग सकती है मुहर। रूसी रक्षा मंत्री ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मंत्री स्तरीय बैठक। राजनाथ सिंह ने कहा, शिखर सम्मेलन साझेदारी को करेगा गहरा और मजबूत। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी साझेदारी वैश्विक सुरक्षा की गारंटी। संसद के दोनों सदनों में हुआ कामकाज। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 को संसद से मिली मंजूरी। राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल 2025 पर हुई लोकसभा में चर्चा। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है आगे। फिच रेटिंग्स ने 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर किया 7.4%। एस&पी ने भी कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर रूसी राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति के स्वागत में भारतीय संस्कृति की विशेष झलक देखने को मिली। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान वो 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, सुरक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से बातचीत होगी। दोनों नेता परस्पर हित के मुद्दों के साथ साथ वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमानतल पर भव्य स्वागत किया गया। उनकी अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे और इस दौरान भारत की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज शाम और कल हमारी मुलाकातों का मुझे इंतजार है। भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है और इससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। यात्रा के पहले दिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर रूस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। रूस के राष्ट्रपति शुक्रवार यानी 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं भारत रूस सालाना समिट में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पालम एयरपोर्ट पर मिलने की तस्वीरें साझा की हैं। मंत्रालय ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। अपने पोस्ट में मंत्रालय ने लिखा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पोस्ट में लिखा गया है कि भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिहाज से हलचल तेज हो गई है। रूस के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करके रक्षा क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठकों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक लक्ष्य को तेजी से पूरा करने पर
जोर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से पहले उनके तमाम आला मंत्री भारत पहुंच चुके थे और दिन में ही वार्ताओं का सिलसिला शुरू हो गया। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद आंद्रेई बेलोसोव ने मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इन कार्यक्रमों के बाद शुरुआत हुई बातचीत की। रूसी रक्षा मंत्री ने मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वीं भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच नियमित रूप से बातचीत होती रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस भारत का एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार भी है। 2000 में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद से रक्षा क्षेत्र में हमारे सहयोग में प्रभावशाली प्रगति दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि ये शिखर सम्मेलन हमारे देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी को गहरा और मजबूत करेगा। इकोनॉमिक साइड पर हम पिछले महीने मॉस्को में हुए इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 26th मीटिंग के सफल आयोजन का स्वागत करते हैं और हम रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का भी स्वागत करते हैं। दोनों देशों के बीच स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक प्रकृति के हैं। भारत के साथ साझेदारी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संतुलन और समग्र रूप से वैश्विक सुरक्षा की गारंटी है। Our countries are tied with a solid, time-proven friendship which is based on mutual respect. Our bilateral relations have a strategic character and the partnership with India is a key factor for the balance in the South Asian region and the global security in general. इससे पहले उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित भारत रूस व्यापार मंच की बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने तथा इसे और अधिक संतुलित बनाने की दिशा में काम करने के व्यापक अवसर मौजूद हैं। रूसी संघ के राष्ट्रपति कार्यालय के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने बैठक में कहा कि रूस के आयात में भारत की हिस्सेदारी 2% से भी कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। Friends, despite all the global headwinds, India and our economy has demonstrated tremendous ability to withstand headwinds, shock, challenges. From a fragile 5 economy barely 11 years ago, we are today amongst the top 5 economies, soon to become the world's 3rd largest GDP. We see what significant results the Indian economy achieved over the recent years, becoming the most quickly growing economy of the world. The figures speak for themselves. Average annual growth of GDP over the recent 5 years is exceeding 8%. और एशकिन ने कहा कि भारत 6 प्रमुख क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ा सकता है, जिसमें कृषि, औषधि, दूरसंचार उपकरण, औद्योगिक कलपुर्जे और मानव संसाधन शामिल है। कुल मिलाकर गुरुवार को दोनों देशों के बीच कुछ मसलों पर बातचीत हुई है और सबको इंतजार है शिखर सम्मेलन का, जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने का आधार तैयार करेंगे। अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 22वीं सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग बैठक की संयुक्त अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों ने अपने संबंधों को गहरे विश्वास, साझा मूल्यों और पारस्परिक सम्मान पर आधारित बताया। राजनाथ सिंह ने उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव ने आश्वासन दिया कि रूस भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। उन्होंने 2026 में रूस में होने वाले 23वें सत्र की अध्यक्षता के लिए राजनाथ सिंह को आमंत्रित भी किया। बैठक के अंत में दोनों मंत्रियों ने 22वें सत्र के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मौजूदा और भविष्य के सहयोग क्षेत्रों का उल्लेख है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में रूस की कृषि मंत्री ऑक्साना लुट के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत रूस कृषि सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और आधुनिक खेती, नवाचार, शोध, आदान प्रदान और सतत विकास के क्षेत्रों में संभावनाओं पर भी आपस में विचार साझा किए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रूस संबंधों में उल्लेखनीय और सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये साझेदारी कृषि क्षेत्र को नई दिशा और सार्थक परिवर्तन देगी। दोनों नेताओं ने कृषि व्यापार बढ़ाने, किसानों को सशक्त बनाने और साझा प्रगति के भविष्य की दिशा में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की इस दोस्ती का जो रिश्ता है ये नया नहीं बल्कि 25 साल पुराना है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वर्ष 2001 की मॉस्को की तस्वीर है। ये फोटो उस समय की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मॉस्को की यात्रा की थी। फोटो में देख सकते हैं कि आगे की पंक्ति में प्रधानमंत्री वाजपेयी और राष्ट्रपति पुतिन बैठे हैं। पीछे खड़े लोगों में नरेंद्र मोदी, तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह मौजूद हैं। मोदी पुतिन का रिश्ता 2014 में नहीं बल्कि इसकी जड़ें 2001 में पनपनी शुरू हो गई थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति से मिले थे। नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ एक समिट के लिए रूस गए थे। वो इंटरनेशनल स्टेज पर उस वक्त एक जूनियर हस्ती थे जो उस चीज को रिप्रेजेंट करते थे जिसे बाद में उन्होंने एक छोटा राज्य कहा। लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने मोदी की पोजीशन के बावजूद गर्मजोशी और सम्मान दिखाया था। सालों बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह पहली मुलाकात अच्छी तरह से याद है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने मेरे साथ बहुत सम्मान और इज्जत से भेंट की थी, इसी ने हमारी पक्की दोस्ती की नींव रखी। 2001 में इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य और रूस के अस्त्राखान प्रांत के बीच सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक प्रोटोकॉल एग्रीमेंट पर साइन किए। इस एग्रीमेंट ने गुजरात अस्त्राखान को भारतीय राज्य रूसी प्रांत के सहयोग के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बना दिया जो बाद में भारत रूस के बड़े जुड़ाव के लिए एक मॉडल के तौर पर काम आया। ये नींव तब महत्वपूर्ण साबित हुई जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जिससे भारत और रूस के रिश्ते और गहरे हुए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद 16 जुलाई 2014 को फोर्टालीजा में ब्रिक्स समिट में उनकी राष्ट्रपति पुतिन के साथ पहली आधिकारिक मीटिंग हुई थी। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा था कि हम जानते हैं कि आप हमारे देश के बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ महीने बाद दिसंबर में पुतिन नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री पहली बायलैटरल समिट के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली के बाहर नरेंद्र मोदी का पहला दौरा INS विक्रमादित्य पर था, जो रक्षा सहयोग के एक बड़े प्रतीक के रूप में विदेशों में जाता है। दोनों नेताओं ने सेना के तीनों विंग्स में ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी जिसमें मिलिट्री कोऑर्डिनेशन दिखाया गया था। इस दौरान दोनों नेताओं ने डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर डिटेल में चर्चा की थी। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक भले ही आज भारत के पास विकल्प बढ़ गए हैं, लेकिन रूस हमारा सबसे जरूरी डिफेंस पार्टनर बना रहेगा। इसके बाद साल 2015 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। यह मुलाकात 8 से 10 जुलाई को मॉस्को में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई, जहां दोनों स्ट्रेटेजिक सहयोग और इकोनॉमिक एंगेजमेंट पर दोनों ने चर्चा की थी। इस दौरान ब्रिक्स समिट में भारत की भागीदारी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक बातचीत भी हुई थी। दिसंबर में नरेंद्र मोदी ने क्रेमलिन का आधिकारिक दौरा किया था, जो बतौर प्रधानमंत्री उनका रूस का पहला बड़ा बायलैटरल दौरा था। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें एक सिंबॉलिक तोहफा भी दिया था, जिसमें महात्मा गांधी की डायरी का हाथ से लिखा हुआ पन्ना और बापू के नोट्स शामिल थे। इस मौके पर दोनों नेताओं ने रूस इंडिया पार्टनरशिप 21st सेंचुरी के लिए एक विजन नाम से एक ज्वाइंट ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया था। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात का सिलसिला साल 2016 में भी जारी रहा।
2016 में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति 2 बार मिले। पहली बार 24 जून को ताशकंद में SCO समिट में, जहां रूस ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप के लिए भारत की कोशिश का मजबूती से समर्थन किया। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के स्पेशल स्टेटस पर जोर देते हुए कहा था कि भारत रूस का एक स्पेशल और प्रिविलेज्ड पार्टनर है। इसके बाद दोनों नेता इसी साल 15-16 अक्टूबर को गोवा में मिले, जहां उन्होंने मिलकर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की कुडनकुलम यूनिट 2 को इंडिया रूस फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन को डेडिकेट किया। उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने इंडिया की काउंटर टेररिज्म रिस्पांस के साथ पूरी एकजुटता दिखाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की प्रशंसा करते हुए कहा था कि एक पुराना दोस्त 2 नए दोस्तों से बेहतर होता है। साल 2017 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 21वीं सदी के लिए एक विजन नाम का ऐतिहासिक सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन अपनाया, जो भारत रूस डिप्लोमेटिक रिश्तों के 70 साल पूरे होने पर था। यह घोषणा ग्लोबल गवर्नेंस, आतंकवाद, सॉवरेनिटी और रीजनल स्टेबिलिटी पर एक बड़े स्ट्रेटेजिक मेल को दिखाती है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम और बायलैटरल के 18वें सालाना समिट के दौरान पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को रूस की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत दिखाई थी। उस साल 4 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के जियामेन में ब्रिक्स समिट के दौरान पुतिन से मुलाकात की थी और बायलैटरल और मल्टीलैटरल मामलों पर अपनी रेगुलर बातचीत जारी रखी। इसके अगले ही साल मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन ने सोची में अनौपचारिक मीटिंग की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के पर्सनल गाइडेंस में समिट के दौरान क्रास्नाया पोलियाना में माई रशिया कल्चरल और एथनोग्राफिक सेंटर का दौरा किया था। इस दौरान पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशियन कल्चरल हेरिटेज साइट्स दिखाई थी, जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी और रशियन सभ्यता और मूल्यों को समझने में कितना पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने ब्रिक्स समिट के दौरान ग्लोबल मुद्दों पर ब्रिक्स कोऑर्डिनेशन, एनर्जी कोऑपरेशन जारी रखने, डिफेंस सेक्टर में सहयोग, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन पर फोकस करते हुए बायलैटरल बातचीत की थी। अक्टूबर 2018 में भारत और रूस ने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम पर एक बड़े डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए, जो एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को दिखाता है। फिर दिसंबर 2018 में नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के दौरान पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जो 3 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल वाली पोजीशन की स्ट्रेटेजिक अहमियत को दिखाता है। और आइए अब नजर डालते हैं संसद से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर पर। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर कामकाज देखा गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 को संसद से मंजूरी मिली। राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल 2025 पर लोकसभा में चर्चा हुई। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर कामकाज देखने को मिला। विधायी कामकाज की बात करें तो दोपहर बाद लोकसभा में चर्चा के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल 2025, पान मसाला और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च के लिए किया जाएगा। ये कोई एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर सेस नहीं है। ये सिर्फ ऐसे एक डीमेरिट वस्तु और चीज है जैसे पान मसाला। इस सेस के द्वारा जो रेवेन्यू मिलेगा उसको हम हेल्थ के अवेयरनेस बिल्डिंग या कुछ प्रोग्राम के द्वारा, एक स्कीम के द्वारा स्टेट्स को भी देने के लिए प्रावधान है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के जवाब दिए गए। राज्यसभा में अमेरिका से भारतीयों को निर्वासित करने के प्रश्न पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कई मामलों में हस्तक्षेप किया गया है और अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार जैसे मुद्दे को भारत सरकार ने अमेरिका के साथ उठाया है और स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी तरीके का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। We have very strongly taken up with the American side that this should not be applied to women and children. The initial flights after the Trump administration started vigorously deporting illegals had such cases. This was also something which was discussed in the last session of Parliament.
But after our protest, to the best of our knowledge, sir, since February, as my answer says, we have not had a recurrence of that situation. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि, सुरक्षा और विनियमन के संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजारों में तेजी से मांग बढ़ रही है। EV sales rates was faster than IC engines in 2024 and 2025. Indian EV market potential is of 20 lakh crores by 2030. संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने कई मुद्दे उठाए। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने जंक फूड का मुद्दा उठाते हुए इससे पैदा हो रही दिक्कतों का जिक्र किया। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के कंजम्पशन के वजह से ओबेसिटी बढ़ रहा है। मेरा सरकार से ये मांग है, पहला अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का डेफिनेशन करना है, दूसरा फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग करना है और तीसरा इस पे टैक्स ज्यादा करके एडवर्टाइजिंग बच्चों के लिए बैन करने का काम हमें करना है। गौरतलब है कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बनी आपसी सहमति के बाद दोनों सदनों में विधायी कामकाज तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमरेंद्र गुप्ता और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि पर्यटन मंत्रालय 2013 से नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन कर रहा है ताकि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को उजागर किया जा सके। ये वार्षिक कार्यक्रम एक जरूरी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के टूरिज्म बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ लाता है ताकि बायर्स, सेलर्स, मीडिया, सरकारी एजेंसियों और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच कोलैबोरेशन और इंटरैक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। इस साल ITM 13-16 नवंबर 2025 तक गंगटोक, सिक्किम में आयोजित किया गया था। एक देश एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति की बैठक गुरुवार को संसद भवन परिसर में आयोजित की गई, जिसमें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी सहित विधि आयोग के सदस्यों ने प्रतिभाग किया और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्यवहार्यता, निष्पक्षता और संवैधानिक वैधता को लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक के बाद जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लगातार समिति राय ले रही है। विधि आयोग का सुझाव जेपीसी के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की समय सीमा संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढ़ा दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन का ये सब है और देश के हित में है होना, क्योंकि इससे बहुत सारी जो तकलीफें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो चाहे गवर्नेंस का हो। तो इसीलिए सारे मेंबर्स अभी तो अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वगैरह पे, तो बहुत ही अच्छी तरह से एग्जामिन हो रहा है। कमेटी सबको बहुत सफिशिएंट टाइम दे रही है अपनी बात बताने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में सऊदी अरब की शूरा काउंसिल से सऊदी भारत संसदीय मैत्री समूह के शिष्टमंडल का स्वागत किया। इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि हाल के वर्षों में उच्च स्तरीय संवाद ने भारत सऊदी अरब के बीच साझेदारी को नई ऊंचाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं जो वहां के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत का आत्मनिर्भर भारत और सऊदी अरब का विजन 2030 दोनों देशों के विकास की समान सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने समझाया कि भारतीय संसद में समितियां मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक प्रति भेंट की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इसकी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक कॉपी भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। वैश्विक चुनौतियों और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद देश की प्रगति की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है।
फिच रेटिंग्स और S&P ग्लोबल दोनों ही भारत की जीडीपी को लेकर पहले से ज्यादा सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। ताजा अनुमानों में अगले कुछ वर्षों के लिए मजबूत वृद्धि दर का संकेत मिला है। इसी बीच महंगाई में गिरावट और बेहतर वित्तीय माहौल ने उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ बेअसर, तेजी से दौड़ रही देश की अर्थव्यवस्था, फिच रेटिंग्स में भारत ने किया कमाल, जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़कर 7.4%। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया है, जो पहले 6.9% था। जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.2% रही, जो इससे पहले वाली तिमाही में ये 7.8% थी। इसमें उपभोक्ता खर्च की बढ़ोतरी, बेहतर व्यावसायिक माहौल और जीएसटी सुधारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी अनुमान लगाया है कि भारत की आर्थिक विकास दर आने वाले वर्षों में मजबूत बनी रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2026 में 6.7%, 2027 में 7% और 2028 में 6.8% रहने का अनुमान है। Our economic fundamentals are sound, and the last 11 years of economic reforms and structural reforms, infrastructure improvement, digital public infrastructure, all of these things have combined to lift the potential or the trend growth rate of the Indian economy. And right now, if you take a dipstick check or the macro health dashboard, we are actually doing very well. So we are now trying to focus on global value chains, number one. Number two, we have opened up many sectors for foreign investment, whether it is space, drones, defense, and like the insurance sector, for example. And the Prime Minister also has spoken about nuclear energy generation to be open to the private sector and foreigners, etc. So we are continuing to make several sectors of the Indian economy open to foreign investment. वित्तीय स्थिति में सुधार के चलते अगले साल की दूसरी छमाही में निजी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। वहीं अक्टूबर में खाद्य पदार्थों के सस्ते होने से खुदरा मुद्रास्फीति 0.3% पर आ गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। फिच ने यह भी कहा है कि घटती मुद्रास्फीति के कारण आरबीआई दिसंबर में नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति शुक्रवार को अपनी नीति समीक्षा पेश करेगी। इस साल बैंक पहले ही रेपो दर में 1% की कटौती कर चुका है। तेज विकास और कम होती महंगाई ने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया है। अब सबकी नजरें आरबीआई की अगली घोषणा पर टिक गई हैं, जो विकास की रफ्तार को नई दिशा दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्वोत्तर के 50,000 युवाओं को विश्व स्तरीय समुद्री कौशल के साथ प्रशिक्षित, सक्षम और सशक्त बनाने का लक्ष्य है, जिससे सार्थक रोजगार और विकास सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अगले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर के 50,000 युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें समुद्री क्षेत्र में रोजगार देने का निर्णय लिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पुतिन के दौरे के दौरान रूस से $2 अरब की नई पनडुब्बी डील की, लेकिन यह दावा सही नहीं है। पीआईबी ने फैक्ट चेक कर बताया कि असल में भारत और रूस के बीच कोई नई डील नहीं हुई है। यह पनडुब्बी मार्च 2019 में हुए पुराने अनुबंध का हिस्सा है। डिलीवरी में देरी हो गई है और अब यह पनडुब्बी 2028 में दी जाएगी। काशी तमिल संगमम 4.0 में चेन्नई से बनारस आए प्रतिभागियों ने काशी के प्रमुख मंदिरों और गंगा घाटों का दर्शन किया। यह दिन इनके लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगम का दिन रहा। ये रिपोर्ट देखिए। 4.0 के प्रतिभागियों के लिए गुरुवार का दिन संस्कृति, आस्था और अध्यात्म का अनूठा संगम बन गया। तमिलनाडु से आए करीब 200 प्रतिभागियों ने सुबह की शुरुआत श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन से की। काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही तमिल श्रद्धालुओं के चेहरों पर परमानंद की चमक उतर आई। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव के नाद से पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा।
इसके बाद कारवां पहुंचा अन्नपूर्णा माता मंदिर। यहां प्रसन्नता और श्रद्धा का भाव और भी गहरा दिखा। फिर यात्रा बढ़ी विशालाक्षी मंदिर की ओर, जो तमिल श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इन मंदिरों में दर्शन के बाद कई प्रतिभागियों की आंखें नम थीं, मानो वर्षों की मनोकामना आज पूरी हो रही हो। दक्षिण भारत के कोने में रखने वाले ग्रामीण लोगों को ऐसा मौका देने वाले हमारे गवर्नमेंट को, हमारे मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बताती। गंगा दर्शन घाट पर कदम रखते ही मानो तमिलनाडु से आए मेहमानों को आध्यात्मिक सुकून मिल गया हो। गंगा की हवा, शांत लहरें और काशी की सहज मुस्कान, सब कुछ उनके भीतर उतरता हुआ सा लगा। I am really honored and privileged to be on this holy place of Varanasi, Kashi. On behalf of Kashi Tamil Sangam, we place our gratitude to our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। इतना वेलकम दे रहे हैं, हमको बहुत खुश आ रहे हैं। लोग ऐसे भी है, क्योंकि जब हम बाहर से देखते हैं ना, ये क्या है, इन लोगों का अगर तमिल हम बोलते हैं हमको तो कैसे वेलकम करेगा, ऐसा बिल्कुल हमको ऐसा फील नहीं आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम इधर ही है, हमारे साउथ इंडिया में ही है, तमिल में ही है, क्योंकि सब ऐसे ही लाइक वी फील ऑल यूनाइटेड। यात्रा के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नमो घाट का दौरा किया। यहां लगे विशेष स्टॉलों पर तमिलनाडु और काशी की साझा सांस्कृतिक विरासत सजी हुई थी। कहीं बनारसी बुनकर अपनी महीन कला बुन रहे थे, तो कहीं तमिलनाडु की पारंपरिक वस्तुएं दर्शकों को अपनी ओर खींच रही थीं। इस शानदार अनुभव को तमिलनाडु से आए मेहमानों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत भाग लेने वाले तमाम प्रतिभागियों के लिए ये एक अविस्मरणीय क्षण है, जहां वो एक और काशी की आध्यात्मिक शक्ति से रूबरू हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो तमिल और काशी की संस्कृति को भी आत्मसात कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को और मजबूत आधार दे रहा है। अपने सहयोगी संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, नमो घाट, वाराणसी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और डीजीसीए के साथ इंडिगो के संचालन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने डीजीसीए और संबंधित अधिकारियों को एयरलाइन के नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखने और इंडिगो को जल्द से जल्द सेवाओं को सामान्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य हवाई अड्डा संचालकों को भी हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। इंडिगो की उड़ानों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने के बाद डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है। नवंबर के आखिर से हर दिन करीब 170 से 200 उड़ानें रद्द हो रही हैं। वहीं एयरलाइन का कहना है कि क्रू की कमी और नए उड़ान शुल्क मानदंडों की वजह से उनका शेड्यूल बिगड़ गया है। लगातार उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है, जिसके बाद सरकार ने इंडिगो को आदेश दिया है कि परिचालन को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और टिकट के दाम न बढ़ाए जाएं। डीजीसीए जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर रहा है और एयरलाइन को यात्री सहायता को मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद इंडिगो ने भरोसा दिलाया है कि 10 फरवरी 2026 तक उनके सभी परिचालन सामान्य रूप से बहाल हो जाएंगे। दिल्ली में गुरुवार को सीएसआईआर फंड के लिए एनएसटीएफडीसी और एनसीएल और ऑयल इंडिया के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत एनसीएल तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख के कंप्यूटर कुल 40 स्कूलों के लिए और ऑयल इंडिया मध्य प्रदेश में 30 स्कूलों के लिए फंड मुहैया करवाएगा। इस बारे में बताते हुए जनजातीय कार्य मंत्री की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार का मुख्य लक्ष्य शिक्षा है और यही वजह है कि जनजातीय क्षेत्र में तकरीबन 1.5 लाख बच्चे एकलव्य स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि एनएसटीएफडीसी की तरफ से बिस्मता दास डीजीएम और कृष्णा हजारिका राव डीजीएम ऑयल इंडिया और अभिनव दीक्षित जीएम एनसीएल ने हस्ताक्षर किए। नदरन कोलफील्ड्स और ऑयल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बीच में एमओयू साइन हुए हैं। 2 एमओयू साइन हुए हैं। दोनों ही एमओयू में दोनों कंपनीज ने ये कमिट किया है कि वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में अपग्रेडेशन में वो कुछ सहयोग देंगे और इन्हीं के सहयोग से जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो जनजातीय बच्चों के लिए स्थापित किए गए हैं उनमें कंप्यूटर इत्यादि और जैसी ज़रूरतें हैं उनको दिया जाएगा और हम आशा रखते हैं कि आगे भी ऐसे ही ये मिनिस्ट्री के कार्यों में सहयोग देते रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि श्री स्वराज कौशल जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक वकील और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई जो वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कानूनी पेशे को उपयोग करने में विश्वास रखते थे। वो भारत के सबसे युवा राज्यपाल बने और अपने कार्यकाल के दौरान मिजोरम के लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। एक सांसद के रूप में उनकी सूक्ष्म दृष्टि भी उल्लेखनीय थी। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनकी बेटी बांसुरी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ है। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वराज कौशल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री स्वराज कौशल जी का निधन अत्यंत दुखद है। जनसेवा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो सदैव प्रेरणा देती रहेगी। इस गहन दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनकी पुत्री एवं सांसद बांसुरी स्वराज और पूरे परिवार के साथ है। ईश्वर शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री स्वराज कौशल जी के निधन की खबर दुखद है। श्री स्वराज कौशल जी का सार्वजनिक जीवन और विधि के क्षेत्र में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी सेवा अविस्मरणीय है। दुख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी और उनके समस्त परिजनों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। ओम शांति। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिन भर की